पेपर को सॉल्व करेंगे। और 2013 का जो सेट फर्स्ट है इसमें भी आपके विकल्प आने का जो प्रावधान था वो नहीं था, यह लगभग 2016 से आपका शायद शुरू हुआ। तो 2013 का जो सेट फर्स्ट है आइए इसमें देखिए ज़रा। तो इसमें शुरू के जो एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं वो पहले हम देखते हैं। तो काफ़ी क्वेश्चन अगर आप पिछले सारे वीडियोस देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि आपको ये पता चल रहा होगा कि लगभग काफ़ी क्वेश्चन एक जैसे रिपीट होते हैं एक ही मेथड के। जैसा पहला सवाल देखिए इसमें, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि परिमेय संख्या 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। आपको ये बताना है इसमें। तो इस तरह के कई सवाल आपके पहले भी हुए हैं। इसमें आपको हर के अभाज्य गुणनखंड नहीं करने हैं, वो आपको पहले ही करके दे दिए हैं। यानी आपको क्या दे रखे गुणनखंड, 2 की पावर आपके 3 और 5 की पावर आपके क्या है 2 है। यानी जब हम हर के अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 आए 5 आए या दोनों आए, तो 2 और 5 दोनों आने पर या किसी एक के आने पर दशमलव प्रसार क्या होता है शांत होता है। और इसके अलावा कोई और अंक आपको दिखाई दे तो क्या हो जाएगा अशांत आवर्ती होगा। तो अब सवाल आसान है, अधिकांश बच्चों को इसका आंसर भी आता है। अब आप लिखते कैसे हैं ये आपके तरीके पर भी थोड़ा निर्भर करता है, आपका तरीका कैसा है। तो देखिए तरह से मैं सबसे पहले, तो पहला क्वेश्चन आपका 2013 का सेट फर्स्ट है। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 23/2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में दिए हैं। ये आपको दे दिए, आपको अभाज्य गुणनखंड करने भी नहीं है, दिए हैं। अतः भिन्न का दशमलव प्रसार, भिन्न मतलब ये परिमेय संख्या, भिन्न का यानी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। और अगर यहाँ माना कोई और अंक देता 3 दे देता या 7 दे देता तब हम लिखते हैं अशांत आवर्ती है। ठीक है, ये हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखिए इसमें, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य का आपको बहुत आसानी से पता चल जाएंगे इसमें, क्योंकि बहुत पुराना सवाल है, नहीं कक्षा 8 से आप इस सवाल को कर रहे हैं। तो जब हमें शून्य मालूम करने हैं जिस बहुपद के भी, यहाँ पे 3x² - x - 4 बराबर 0, ये आपको शून्यक दिया हुआ है, ओ बहुपद दिया हुआ है। तो इसे हम शून्य के बराबर रखेंगे और शून्य का हम मालूम करेंगे। यानी 3x², 3 की गुणा 4 में करेंगे, 3 × 4 = 12, 12 के में ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटा करके 1 है, इसका गुणांक 1 है। तो हम लिखेंगे 4 - के 3 x - 4 बराबर 0 हमने खुद रखा है, क्योंकि हमें इसके शून्यक मालूम करने हैं तो बराबर शून्य के हम इसको रखेंगे। और यहाँ से जो चर का मान निकलता है उसे हम शून्यक बोलते हैं। बाकी सवाल आपको मालूम ही है कैसे करना है। अगला स्टेप क्या है, हम x के अंदर गुणा करेंगे, ब्रैकेट के अंदर x के हमने गुणा कर दिए। फिर अगला स्टेप क्या है, हम इसमें क्या करेंगे, माइनस से देखो ब्रैकेट खोल रहे हैं तो दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है माइनस, ये माइनस का है प्लस, माइनस के 4x प्लस के 3x - 4। अगला स्टेप इसमें क्या होता है, इन दो में हम कॉमन लेंगे। तो जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपका केवल x कॉमन आएगा, अंदर आपका बचेगा 3x - के 4। और यहाँ पे आपका +1 कॉमन आएगा। यहाँ जो साइन है, जब दोनों में आपको कुछ भी कॉमन ना दिखाई दे इन दोनों पदों में, तो यहाँ जो साइन है प्लस का है तो +1 कॉमन लेंगे, और अगर माइनस होता तो -1 कॉमन लेते। आपका ये बचेगा 3x - 4। और आप सभी जानते हैं कि इन सवालों में जब आप इस लाइन में आते हैं तो जो इस ब्रैकेट में आएगा कॉमन लेने के बाद वो इस ब्रैकेट में आएगा यहाँ कॉमन लेने के बाद, दोनों ब्रैकेट में सेम आता है। यानी आपका सवाल बिल्कुल सही चल रहा है। और इस ब्रैकेट को दोनों जगह से कॉमन ले लिया, क्या बचा x + 1, ये बचा। और हम अपने x का मान निकाल दिया तो हम 0 के बराबर रखेंगे। तो 4 आपका जाएगा दाएं पक्ष में, प्लस को जाएगा 3 गुणा से भाग में जाएगा 4/3। और जब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x आपका इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। ये इसके शून्यक हो गए। तो एक नंबर में इसमें सत्यता की जांच नहीं करनी है, ये आपका क्या हो गया आंसर।
तो लास्ट में चाहे तो लिख दें अतः शून्यक। आंसर आप कितने अच्छे तरीके से दर्शाते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसके बाद तीसरा सवाल है, देखो इसमें क्या दे रखा है आपको, द्विघात समीकरण दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविध कर लिखिए। तो आपको द्विघात समीकरण दे रखी है इसमें, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविध कर। तो सीधा सीधा इसमें सूत्र ही आपका बनता है का विविध कर। तो क्या आ जाएगा, विविध कर आपका सीधा सीधा डी बनेगा और डी का सूत्र आपका सीधा बी स्क्वायर माइनस के 4ac, यही इसका विविध कर होगा। बहुत से बच्चे इसमें कन्फ्यूजन करते हैं कि इसमें ए बी सी के मान क्या रखें, ए का मान ए ही है, बी का मान बी है और सी का मान सी ही है। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथे में आपको क्या दे रखा है, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम पहले इसका एक सीरीज लेते हैं, यानी प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का अनुक्रम, ये हम अनुक्रम। तो अनुक्रम यानी 1 2 3 4 कहाँ तक, लास्ट में आएगा 999 और 1000, दो पद लिख दिए हमने, एक सीरीज बन गई। ठीक है ना, ये AP है, ये अनुक्रम AP है, क्योंकि हर एक पदों के बीच में अंतर एक एक का है। A बराबर क्या हो गया, प्रथम पद 1, D बराबर क्या हो गया, 2 में से 1 गया, एक दूसरे पद में से पहला पद घटा के D निकलता है। और N हमें निकालना है, धन नहीं, N आपके 1000 है, 1000 धन पूर्णांक है। और L वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे तो L बराबर आपका है इसमें, ये भी 1000 है। तो आपका क्या सूत्र लगेगा, हमें निकालना है S 1000 निकालना है, यानी 1000 पदों का योग। प्रथम 10,000 पदों का योग ज्ञात कीजिए, 10 धन पूर्णांकों का। ये आपकी सीरीज बनेगी। हम SN में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, A प्लस L वाला। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि SN बराबर N/2 A प्लस L, ये आपका फॉर्मूला है। जब अंतिम पद आपको दिया हो तो इसी फॉर्मूले का प्रयोग करना चाहिए। S 1000, N की जगह 1000 है, A आपका 1 है और एक ये आपका क्या हो गया, अंतिम पद 1000, ये हो गया। ठीक है, 500 इसका भाग दे दिया 1001, और अब इसके गुणा कर देते हैं, 2 जीरो आपके आ गई है, 5 एकम 5, फिर 2 जीरो और 5 एकम 5, और ये आपका आंसर आ गया, प्रथम 1000 पूर्णांकों का योग। इसके बाद देखिए अगला सवाल, इसमें आपका पांचवा सवाल है, साइन 25 कॉस 65 और कॉस 25 साइन 65 का मान ज्ञात कीजिए। इसे देखिए, पांचवा सवाल आपका है साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65, इसका मान निकालना है। देखिए इसमें साइन 25 को हमने ऐसे ही रखा और कॉस 65 का हमने फॉर्मूला बना दिया 90 माइनस के 25। अब यहाँ कॉस 25 को ऐसे रखा, सबको 25 में कन्वर्ट करना है, तो साइन 90 माइनस के हो गया आपका 25। ठीक है, अब आप ये देखिए, साइन 25 कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे आपका 25 है, प्लस कॉस 25, सॉरी 25 है, गलती से स्क्वायर बन गया, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा की जगह 25, साइन 25 के साइन 25 में गुणा हो गया तो साइन स्क्वायर 25 हो गया, और कॉस 25 के कॉस 25 में गुणा हो गया तो कॉस स्क्वायर 25 हो गया, और साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25, यानी साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बराबर 1। कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, आपका पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा कह दो चाहे, तो आप चाहे A कह दो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। छठा सवाल देखिए, छठे में क्या दे रखा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, और एक वृत्त की हो सकती हैं अनंत। तो ये सवाल 3 प्रकार से आता है, तीनों प्रकार को ध्यान से सुन लीजिए। अगर आता है, पहले इसका आंसर लिख दे रहा हूँ मैं, एक वृत्त की
अनंत या अनेक भी लिख सकते हैं, अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अगर आता है सवाल कि एक एक वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, कितनी खींची जा सकती है, दो। और अगर आएगा कि एक वृत्त के किसी एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आएगा एक। और अगर ये वाला क्वेश्चन है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत। तो इनको तीनों को आप ध्यान से समझ लेना। सातवां सवाल देखो क्या है, ये आपका 10.2 का सवाल है। देखिए बहुत आता है इस तरह का सवाल। आपको चित्र दे रखा है, क्यू से क्यू पी और क्यू एस स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। ओ एस आपका इसमें 5 है और पी क्यू आपका इसमें क्या है, पी क्यू 12 है। हमें क्या निकालना है, ओ क्यू का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसमें ओ क्यू निकालना है, ठीक है। तो ओ क्यू निकाल लेंगे, मैं चित्र बना रहा हूँ फिर इसमें, आप ये देख लीजिए। ये इसमें वृत्त है और वृत्त की स्पर्श रेखाएं ये खींची गई हैं। ये वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं और ये इसमें स्पर्श बिंदु से त्रिज्याएं खींची गई हैं। ओ, ये पी, ये एस और ये क्यू। और इसमें आप ये देखिए केंद्र ओ से इस बाह्य बिंदु क्यू को मिला गया है। ओ क्यू हमें निकालना है, यानी ओ क्यू ये निकालना है। ओ एस आपका 5 है, यानी ये त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। और पी क्यू आपका कितना है, 12 सेंटीमीटर है। ये 12 सेंटीमीटर हो गया पी क्यू। हमें क्या निकालना है, ओ क्यू निकालना है, पी क्यू ये वो सब 12 सेंटीमीटर ये है। ये नहीं, ये हमें निकालना है। इसको मैं कट कर रहा हूँ। पी क्यू हमें निकालना है, पी क्यू दिया है, ओ क्यू निकालना है। तो ओ एस अगर 5 है तो ये भी क्या होगा, 5 होगा। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये 5 है। और पर में 10.1 के अनुसार ये 90 डिग्री का कोण है, क्योंकि स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अगर आपको ये प्रमेय याद नहीं है तो आप केवल इतना लिखें, जिनको याद नहीं हो पा रही है तो शॉर्ट में क्या लिखें, हम लिख सकते हैं चूंकि पी क्यू स्पर्श रेखा है तथा स्पर्श बिंदु P से, अगर आपको यह आसान लगता है तो आप ये लिखना, और नहीं लगता तो आप पर में लिखें फिर, तथा स्पर्श बिंदु P से त्रिज्या OP खींची गई है। आप ये लिख सकते हैं, इसलिए OP लंब PQ, ओ सॉरी लंब बराबर नहीं लंब, और इस पर लंब है, इसका मतलब कोण P 90, ये आपका 90। और चूंकि OS बराबर OP और ये 5 सेंटीमीटर, क्यों, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, तो एक ही वृत्त की त्रिज्याएं ये बराबर होगी। तो आपको OS दिया था 5, हमने OP को भी 5 लिख दिया क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब हम क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज POQ में, समकोण त्रिभुज POQ में हम पाइथागोरस पर में लगा रहे हैं। 90 के सामने यहाँ पे कर्ण होगा, ये 90 है, 90 के सामने ये कर्ण होगा, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओ क्यू आपको निकालना है इसमें, ओ पी 5 का स्क्वायर और पी क्यू आपका हो गया 12 का स्क्वायर। और ये आपका ओ क्यू स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25, ये हो गया 144। और आप सभी जानते हैं इसका जोड़ 116 यानी 169, और इसका स्क्वायर करके इधर स्क्वायर हटा दिया तो रूट लग गया, और आपका सीधा आ गया 13 सेंटीमीटर। तो आप सभी जानते हैं आंसर इसमें यही आता है। जब 5 और 12 है तो कर्ण 13, 3 4 तो कर्ण होगा 5, ऐसे 24 25 तो आपका 7। इस तरह से आपके कुछ इसमें कॉम्बिनेशन है पाइथागोरस प्रमेय के जो सूत्र लगते हैं समकोण त्रिभुज में। और इसके बाद 8वां सवाल देखिए, 8वें में आपको क्या दिया हुआ है। 8वें सवाल में देखिए, ये 8वां सवाल है, एक बेलन और शंकु के व्यास तथा ऊंचाइयां समान है, बेलन के आयतन का शंकु के आयतन से अनुपात ज्ञात कीजिए। ये सवाल कई बार पहले भी आ रखा है, 2009 में भी था, इससे पहले कई बार आ रखा है ये। इसको अच्छी तरह से आप तैयार कर लें। आपको क्या दिया, एक बेलन
चित्र बनाना चाहें तो बना सकते हैं। बेलन और शंकु इनके आधार समान है। तो आधार समान का मतलब वो कि इनके नीचे का जो पोर्शन है वो इक्वल है, मीन्स इनके वृत्ताकार भाग समान है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, प्रश्नानुसार बेलन तथा शंकु के आधार, तो आधार का मतलब होता है व्यास, और व्यास बराबर है तो त्रिज्या, व्यास या त्रिज्या भी कह सकते हैं। अगर व्यास बराबर है तो त्रिज्या बराबर होंगी, बराबर हैं। ये हमने लिख दिया। आधार बराबर है मतलब उनके व्यास या त्रिज्या बराबर है, तो माना बेलन की त्रिज्या बराबर आर तथा ऊंचाई बराबर एच, तो इसकी त्रिज्या भी आर। अतः शंकु की त्रिज्या भी फिर आर आर होगी, शंकु की त्रिज्या आर तथा ऊंचाई इसकी भी क्या होगी, एच, क्योंकि ऊंचाई और आधार क्या है, बराबर है, यानी इसकी ऊंचाई भी एच और इसकी त्रिज्या भी आर। अब इनके आयतनों का अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालते समय क्रम का ध्यान देना है। क्रम में पहले लिखा हुआ है यहाँ पे बेलन, तो क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन, और सीधा सीधा इनके आयतन का सूत्र लग जाएगा। त्रिज्या और ऊंचाई दोनों के समान है, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर और एच बराबर हैं तो कैंसिल हो गया, कैंसिल, ये कट गए, और 1/1/3 ये बचा, 3 ऊपर जाएगा, 3/1 यानी 3:1 का अनुपात है इनके दोनों के आयतनों में। देखिए 9वां सवाल। 9वें सवाल में क्या है, अच्छे प्रकार से फेंटे गए 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, उस पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो, पत्ते वाले सवालों में, ताश के पत्ते वाले सवाल में जिसकी प्रायिकता पूछी जाती है, आपको पहले ये पता करना है या पता आपको होना चाहिए कि उसमें वो पत्ते कितने होते हैं। जैसे यहाँ इक्का होने की प्रायिकता पूछी जा रही है, तो इक्का होते कितने, इक्के होते हैं 4, पान का, हुकुम का, चिड़ी का और आपका ईंट का, ये 4 इक्के होते हैं, तो 4 बटे सीधा क्या हो गया, 52। तो 9वां सवाल है, 1 नंबर का है, छोटा है तो ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है। तो ताश की गड्डी में से, यानी इक्का होने की प्रायिकता कर दो सीधा, इक्का होने की प्रायिकता, तो इक्का कितने होते हैं गड्डी में, इक्का होते हैं 4, और टोटल पत्ते कितने होते हैं टोटल होते हैं 52। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 4 बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या 52, और ये हो गया 1/13। 10वां सवाल देखिए। 10वें सवाल में क्या है, 10वें में आपको दिया हुआ है कुछ, आपको आंकड़े दिए हुए अवर्गीकृत, और 6 9 8 7 6 7 3 6 5 6 4, इसका बहुलक पूछा गया है। ये आपका क्लास 9th का सवाल है। और इस तरह के जब आंकड़े आपको दिए रहते हैं तो इसमें आप ये देखते हैं कि किसकी बारंबारता सबसे अधिक है, यानी कौन सबसे अधिक बार आया है। तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही बहुलक होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, यहाँ पे बारंबारता आपको दिखाई देगी ये 6 की, देखो 6 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो बहुलक क्या हो गया, 6। तो इसको अच्छी तरह ढंग से आप दिखाएं। लिखने का तरीका आपका अच्छा है, बिल्कुल शॉर्ट में आंसर ना लिखें क्या सीधा लग गया 6। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, आंकड़े, आंकड़े क्या है आपके, 6 9 8 7 6 7 3 6 5 6 4 में 6 की बारंबारता सबसे अधिक है, 6 की बारंबारता सबसे अधिक है, अतः बहुलक क्या हो गया आपका 6। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद 11वां सवाल, आप 2 2 नंबर के सवाल शुरू हो गए आपके। 11वें सवाल में देखो क्या है, बिना ग्राफ के बताइए कि ये जो 2 समीकरण आपको दे रखी है ये प्रतिच्छेदी करेंगी, संपाती होंगी या समांतर होंगी। तो इसे देख लीजिए आप, आपको दे रखा है सवाल नंबर 11 सॉरी 11 सवाल में क्या है,
इसको ये भी बहुत आते हैं इस तरह के सवाल, ये कई बार पहले भी आ चुके हैं। आप मैं इसलिए कर रहा हूँ, पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर अगर आपने सॉल्व कर लिया, उनकी तैयारी अच्छी तरह से कर लिया, आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। समीकरण क्या दे रही है? 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। और दूसरी समीकरण आपको दे रखी है, समीकरण ये एक होगी, 2x माइनस वाई माइनस 9 बराबर 0। ये समीकरण 2 होगी। अब इसमें आप ये देखो कि A1/A2 का अनुपात B1/B2 के अनुपात के बराबर ये है, और ये C1/C2 के बराबर नहीं है। देखो x का ये A1 है, y का गुणांक B1 है, और यह चरपद C1 है। फिर x का गुणांक ये A2 है, फिर ये B2 -1 हो गया, C2 आपका -9 हो गया। तो A1/A2 6/2, 2 तिया 6, 3 आ गया। B1/B2 -3/-1, माइनस का भी चिन्ह ध्यान रखना है, -3/-1 3। C1/C2 10/-9। तो ये दो तो बराबर आ गए, ये बराबर नहीं है। तो इसका मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। जब इसके बराबर नहीं होते, ये दो बराबर होते हैं और ये बराबर नहीं होता है, तब आपका कोई हल नहीं वाला ये फॉर्मूला है, कोई हल नहीं वाली स्थिति है। जब हल कोई नहीं होता है तो उस समय जो ग्राफी निरूपण होता है वो कैसा होता है? समांतर रेखाएं होती हैं। तो क्या हो जाएगा? अतः क्या पूछा गया है इसमें? निम्न समीकरण, दिए गए समीकरण युग्म समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं हैं, ये समांतर होंगी। अब देखिए 12वां सवाल। 12वें में क्या है? आपको देखा ABC किसी समकोण त्रिभुज के त्रिभुज के आंतरिक कोण है। अरे हमें सिद्ध करना है, ये सवाल किताब का नहीं है, इसको आप ध्यान से समझ लें। त्रिभुज ABC के अंतः कोण है A और B और C। तो हम क्या लिखेंगे? चूंकि त्रिभुज ABC के अंतः कोण A, B व C है, इसका मतलब तीनों कोणों का योगफल 180 अंश A प्लस B प्लस C बराबर 180 अंश। अब हमें यहाँ पे सिद्ध करने में B प्लस C दे रखा साइन, तो B प्लस C को यहीं रखेंगे और 180 माइनस A को आप इधर ले आएंगे, नहीं A को इधर लिया, माइनस का हो गया। अब इसमें क्या करेंगे? 2 का भाग दे देंगे, तो चाहे लिख सकते हैं आप 2 का भाग, और B प्लस C में 2 का भाग दिया, यहाँ 2 का भाग दिया तो हो गया 90, और A में भाग दिया तो A/2। अब दोनों पक्षों में क्या? अब सीधा में क्या? ये तो हमने समीकरण एक नाम डाल दिया, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब हमने LHS लिया इसका, LHS। तो LHS आपको यहाँ से ले, सवाल आपको सिद्ध करने का, ये LHS हो गया पूरा, और सिद्ध करके क्या लाना है? 1 RHS। देखिए ज़रा, LHS लिख रहा हूँ मैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड बायां पर साइन B प्लस C/2 कॉस A/2 प्लस कॉस B प्लस C/2 इंटू साइन A/2। अब ये प्रयोग करना, B प्लस C/2 जहाँ लिखा है वहाँ 90 माइनस A/2 ले लेंगे। तो अब इसको देखिए, साइन B प्लस C की जगह 90 माइनस A/2, ये आपका ऐसे रहेगा A/2। इसको भी ऐसे करेंगे, कॉस 90 माइनस A/2 इंटू साइन A/2, ये हो गया। अब आप आगे देख लीजिए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और थीटा की जगह यहाँ क्या लिखा है? A/2। कॉस A/2 को हमने ऐसे ही रखा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा, और साइन A/2 हमारा ऐसे ही रहा। इनकी गुणा हो जाएगी, गुणा होके क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर A/2, और ये होगा साइन स्क्वायर A/2। साइन स्क्वायर ए कहो कुछ भी हो, कोण दोनों इक्वल होने चाहिए, तो सूत्र आपका पहला वाला बन जाता है, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बराबर 1, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोण कुछ भी हो, दोनों जगह कोण एक जैसे होने चाहिए। तो ये आपका साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A के सूत्र से इसका मान 1 हो जाता है, और ये आपका हो गया RHS। यहाँ पे सूत्र हमने कौन सा प्रयोग किया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है।
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 में क्या है, दर्शाइए कि 5 - 2 6 4 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो इस समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हमें सिद्ध करने हैं। ये भी पहले कई बार आ चुका है सवाल, और यही सवाल आया है 13वां सवाल। देखिए, इसमें आप त्रिभुज बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। त्रिभुज ये बना लिया, और हमने इसका नाम लिख दिया ABC, और इसके निर्देशांक आपके हो गए 5 - 2, और ये आपको हो गए 6 4, और तीसरा आपको दे रखा है 7 - 2। ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, हमें दूरी का सूत्र लगा करके तीनों भुजाएं निकालनी है। तो भुजा AB, दूरी का सूत्र है x2 - x1, यानी 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4 + 2 का होल स्क्वायर, कि 2 माइनस एक साथ आएंगे तो गुणा होकर प्लस हो जाएंगे। 6 में से 5 गए 1, 1 स्क्वायर 1, और 4 और 2 होते हैं 6, 6 का स्क्वायर होगा 36, और ये आपका आ गया रूट में 37 मात्रक। क्या निकाला, AB भुजा। अब भुजा BC, ऐसे हमने दूरी का सूत्र लगा करके BC निकाला। x1 - x2 बटे, सॉरी x1 - x2 का होल स्क्वायर, 7 - 6 का होल स्क्वायर, -2 - 4 हो जाएगा का होल स्क्वायर। ये हो गया। 7 में से 6 गया 1 का स्क्वायर 1, और 4 - 2 माइनस के 6, माइनस का स्क्वायर प्लस आएगा प्लस का 36, यानी आ गया रूट में 37 मात्रक। लिख दें तो अच्छी बात है। दो समान आ गए, इसका मतलब इन्हें आपसे तुरंत लिख देंगे समद्विबाहु त्रिभुज। आपको तीसरी भुजा भी निकाल के बतानी पड़ेगी, क्या पता तीसरी भुजा भी बराबर आ जाए, तब तो संभव हो जाएगा। तो भुजा तीसरी भी निकालेंगे, यानी AC। 5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -2, और ये माइनस +2 का होल स्क्वायर। तो 5 - 7 का होल स्क्वायर -2 + 2 का होल स्क्वायर, और 5 में 7 के -2 का स्क्वायर हो गया 4, और 4 का वर्गमूल फिर आ गया 2 मात्रक। अब हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि दो भुजाएं बराबर आई हैं, तीसरी बराबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि AB = BC डज नॉट इक्वल टू AC, दो भुजाएं बराबर होती, तीसरी बराबर नहीं होती, अतः दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये हमें सिद्ध करना था। देखो सवाल नंबर 14 छठे चैप्टर से है, और ये सवाल आ भी रखे हैं। थोड़ा आपको मुश्किल तो लगेगा, लेकिन अगर आप कुछ टेक्निक समझ गए तो सवाल बहुत आसान है। त्रिभुज ABC है जिसमें कोण ACB समकोण है, CD लंब AB है, तो सिद्ध कीजिए ये। अब इस पर में 6 पॉइंट आपके 7 लगेगी। चित्र बना रहा हूँ इसमें, चित्र तो आपको बनाना पड़ेगा, पहले ही पेपर में बना रहे हैं। पेन से बनाइए, लेकिन चित्र जरूर बनाएं, ऐसा नहीं कि आप पेंसिल से उनको नाप लेके बना रहे हैं। ACB कोण से समकोण है, और समकोण वाले शीर्ष से ये लंब डाला गया है। देखो दिया है क्या, समकोण त्रिभुज ABC में कोण C 90 या कोण C समकोण सिद्ध करना है। सवाल बहुत आसान है, पर कुछ टेक्निक तो आपको याद रखनी पड़ेगी, नहीं तो सवाल बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या इसमें देखो, सीधा हमें क्या करना है, CD² = BD × AD। ये हो गया उत्पत्ति। चूंकि त्रिभुज ACB में कोण C समकोण है, तथा समकोण वाले शीर्ष से कर्ण AB पर लंब CD डाला गया है, इस पर लंब डाला गया है। तो ये पर में 6.7 लगी। क्या, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से डाले गए लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज आपस में समभुज
होते हैं तथा ये दोनों त्रिभुज इस मूल त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। ये है प्रमेय। तो इतनी बड़ी प्रमेय मैंने लिख करके उसका एक्सप्लेन करके मैंने ये लिख दिया। इसलिए त्रिभुज कौन सा सी, अब यहाँ पे देखो कौन सा तीन रिलेशन है इसमें, तीन इसके निष्कर्ष हैं। ये त्रिभुज इधर वाला पूरे मूल त्रिभुज के समरूप, इधर वाला पूरे मूल त्रिभुज के समरूप, और दोनों आपस में समरूप। तो दोनों आपस में समरूप जो होते हैं, हमें ये वाला संबंध यहाँ पे लिखना है, क्योंकि सी डी स्क्वायर लिखा है, और सी डी स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि आपको दो ऐसे त्रिभुज समरूप सिद्ध करने हैं जिसमें सी डी कॉमन हो भुजा। तो सी डी बी में भी है, सी डी ए त्रिभुज में भी है। तो हम इसलिए इन दोनों का क्या लिखेंगे, त्रिभुज सी ए सी डी ए बराबर त्रिभुज समरूप त्रिभुज सी डी ए बी, ये समरूप हो गए। और अगर ये समरूप है तो इनके संगत भुजाएं समानुपात होंगी। आपको समानुपात नहीं देखना, आप यहीं से टेक्निक समझिए। सी डी स्क्वायर है ना, तो सी डी यहाँ लिखिए और सी डी ऐसे क्रॉस में लिखिए इधर, तो सी डी स्क्वायर गुणा करके आ जाएगा। और फिर आपको सी बी डी इंटू ए डी आप कहीं भी लिख सकते हैं। बी डी आप यहाँ लिख दीजिए, ए डी यहाँ, या ए डी यहाँ लिख दीजिए, बी डी यहाँ कहीं भी लिखिए। और यहाँ पे लिख सकते हैं आप समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात। और इसलिए आपका तिरछी गुणा करिए, सी डी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू बी डी, हैंस प्रूफ। ये हो गया आपका 14। 15 देखिए, 15 में क्या है आपका, 15 में आपको दिया हुआ है एक बॉक्स में 20 गेंदें हैं जिनमें 1 से लेकर 20 तक के अंक लिखे गए हैं। ठीक है, एक गेंद को यादृच्छिक निकाला जाता है, वो 3 से विभाज्य संख्या वाली गेंद निकले, इसकी प्रायता निकालनी है, और 3 से विभाज्य नहीं है। यानी एक बक्से में गेंदें रखी हैं और 1 2 3 कहाँ तक, 18 19 20 तक की संख्या लिखी है। ठीक है, तो एक गेंद को यादृच्छिक निकालने पर, एक गेंद को बक्से से यादृच्छिक निकालने पर उसके 3 से विभाज्य संख्या, उसके 3 से विभाज्य, तो 3 से विभाज्य संख्या कौन कौन सी आपको मालूम होगा। 1 से 20 तक में 3 है, फिर 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 20 तक के खत्म। ये 3 से विभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, तो कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6, 6 परिणाम अनुकूल परिणामों की संख्या 6। संभावना यह कि 20 गेंदों में से कोई सी भी गेंद आपके हाथ में आ सकती है, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या। और ये हो गया आपका काट के 3/10 से काट दिया। सेकंड कह रहा हो 3 से विभाज्य नहीं हो, तो 3 से विभाज्य, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। 3 से विभाज्य ना होने की प्रायिकता, तो 3 से विभाज्य ना हो, तो 3 से विभाज्य होने की एक 3/10 है, 1 माइनस के 3/10, 10 से कम था 10 में 3 का 7/10, ये आपका आंसर। अब आप देखिए इसमें 16 सवाल नहीं, इसका अथवा पार्ट भी एक, 52 पत्तों की गड्डी को अच्छे प्रकार से फेंटा जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल बादशाह आपका इसका अथवा का पार्ट है, बहुत आसान है ये भी। तो लाल बादशाह की प्रायिकता पूछी जा रही है, तो आपको ताश के बारे में अगर पता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो प्रायिकता वाला चैप्टर आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के, और उसमें आप जो 15.1 देखेंगे, उसमें जब आपके सवाल नंबर आपके लगभग बाद के शुरू हो गए थे 14-15 से, तो उसमें पत्ते वाले सवाल मैंने समझा रखा है, आप वो समझिए, उतना ही आपको याद रखना है जितना मैंने उसमें समझा है। ज़्यादा कुछ ऐसा खेलना वलना नहीं आना चाहिए, केवल उतना ही सीखना है कि कुल कितने पत्ते होते हैं, कितने काले होते हैं, कितने लाल होते हैं, और कितने परिवार समझे, हुकुम, चिड़ी, पान, और आपका क्या हो गया, ईंट, ये 4 आपके परिवार हो गए। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है लाल बादशाह, तो 52 ताश के
पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिक छाया निकालने पर उसके क्या लाल बादशाह होने की प्रायिकता। फर्स्ट तो लाल बादशाह, तो लाल बादशाह होते कितने हैं, एक पान का होगा बादशाह और एक ईंट का। पान तथा ईंट का, यानी कुल लाल बादशाह गड्डी में होते हैं दो। लाल बादशाह होने की प्रायिकता, तो लाल बादशाह की प्रायिकता, लाल बादशाह होते हैं दो, पान और ईंट के, और बटे में 52 आएगा क्योंकि 52 पत्तों में से कोई सा भी पत्ता आपके पास आ सकता है, यानी 1/26। और सेकंड क्या है, लाल बादशाह ना होने की प्रायिकता। लाल बादशाह ना होने की प्रायिकता, तो होने की प्रायिकता 1/26 है। 1 माइनस के 1/26, 26 से 25/26, ये आंसर आ गया। ये होने की प्रायिकता थी, घटना के घटित होने की प्रायिकता, घटना घटित ना होने की प्रायिकता ये होगी। अब देखिए आप इसमें 16 सवाल, 16 सवाल में भी आपको ये दे रखा है इसमें कि जांच कीजिए कि क्या समीकरण युग्म 3x ये आपके x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 संगत हैं। तो संगत कब होते हैं, जब अद्वितीय हल होता है या जब अनंत हल होते हैं तो संगत होता है। और यदि ऐसा तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। अब इसे आप ग्राफ से देखिए, 16 सवाल आपका है ये 3-3 नंबर के शुरू हो गए। तो समीकरण आपको दे रखे इसमें x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12, समीकरण 2। अब हम क्या पहले चेक करेंगे समीकरण युग्म संगत हैं या नहीं। तो A1/A2 1/2, B1/B2 3/-3, यानी -1। आपका A1/A2 1/2 आया है, B1/B2 -1 आया, यानी ये दो बराबर नहीं है। जब ये दो बराबर नहीं होते, कौन, A1/A2 और B1/B2, तो अब C1/C2 नहीं निकालते हैं। हमें यहीं से पता चल गया है कि ये अद्वितीय हल वाली स्थिति है। तो चूंकि A1/A2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल टू, और जब ये दो बराबर नहीं होते तो अद्वितीय हल होता है। जब अद्वितीय हल होता है तो समीकरण युग्म संगत होते हैं, अतः समीकरण युग्म संगत हैं। अतः समीकरण युग्म संगत हैं। अब संगत है तो कह रहा ग्राफी विधि से इसको हल कीजिए। तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हमें इसके 2-2 पॉइंट हर एक के निकालने पड़ेंगे। देखें समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 को हम लिख रहे हैं फिर दोबारा से, x + 3y = 6, तो x = 6 - 3y। अब यहाँ पे देखो हल्की सी टेबल बनती है, जो बिंदु निकालने का काम है आप रफ में कीजिए अलग से, और यहाँ टेबल में फिर लिख दीजिए। कैसे निकलते हैं, y की जगह आप कोई भी मान रखिए। तो y की जगह हमने रख दिया यहाँ पे, इसमें आपका आ जाएगा 1 रख दिया, तो 3 कम 3, 6 में से 3 गया 3, 3 1 आ गया आपका, ठीक है। A.3 1, फिर क्या रखते हैं इसकी जगह, y की जगह कुछ ज़्यादा बड़ा मान नहीं रखना है, पर आपको ठीक है जो कि आपके ग्राफ के पेज में आ जाए वो संख्या 2, तो 3 दूना के 6, 6 में 6 गए 0, तो आपके बिंदु B के आगे 0 2। अब समीकरण 2 को फिर लिखेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या थे, 2x - 3y = 12। अब 2x - 3y = 12 है, तो इसमें क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे y के पदों में। तो 12 इधर गया प्लस के 3y और बटे में आ गया आपका 2, ठीक। अब यहाँ पे फिर हम ऐसे टेबल बनाएंगे, और जब आप ये टेबल बनाएंगे तो आप इसमें y की जगह कोई मान रखेंगे। यहाँ रखने नहीं है, काम तो आपने या तो रफ में कीजिए या आप अपने दिमाग में कर सकते हैं तो अच्छी बात है। y की जगह हमने रखा यहाँ पे -4,
तो -4 यहाँ रखें तो -4 तियाँ -12 से 12 कट गया 0 0 आ गया वो। फिर रखा हमने -2, तो -2 रखा y की जगह यहाँ, तो -2 तो दिया -6 12 में 6 गया 6 और 6 में 2 का भाग दिया 2 तियाँ 6, ये आपका आ गया 3। यानी सी क्या है आपका 0 -4 और डी आपका क्या है 3 -2, 0 -4 और 3 -2। अब इसे ग्राफ में कैसे खींचेंगे वो देखिए। तो पहले से ग्राफ ये मैंने तैयार रखा हुआ इधर। इसमें आप ग्राफ में जब खींचेंगे तो इस तरीके से आप वाई अक्ष पे एक लाइन, जो डार्क वाली लाइन है इस पर हम एक वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे और एक क्षैतिज रेखा खींचे एक्स। अब हमें निकालना क्या है इसमें, हमें निकालना है इसमें पहला पॉइंट क्या था आपका 3 1। तो यहाँ से मूल बिंदु से चलेंगे, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। 3 1 1 2 3 प्लस का एक भी प्लस का 3 1 पहला पॉइंट आ गया, यहाँ पे 3 1 यहाँ पे ए लिख दिया। फिर आपका 0 2, तो 0 2 यानी ये आएगा 0 2 0 2 और इनको मिलाते हुए रेखा खींच लेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया बी। चलो बाद में खींच लेंगे, पहले अब अगला वाला हमने निकाला, पहले इसे खींच लेते हैं, अगले का निकाला नहीं हमने भी। यानी सी 0 -4 है, 0 -4 ये आ गया आपका 0 -4, ये आ गया आपका सी 0 -4। और डी आपका क्या था 3 -2, तो 3 और -2 ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया आपका डी 3 -2। अब हम क्या करेंगे, डी सी को मिलाते हुए एक रेखा खींच लेंगे। ये डी सी को मिलाते रेखा खींच ली। सी तो आपका ये था, सॉरी सी ये था 4 पे, और ये आपका ये, और ये हमने खींच ली रेखा, ये खींच ली। अब अगले बिंदु क्या थे, ए और बी को मिलाते रेखा खींची, तो ए बी को मिलाते रेखा खींच ली। और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं 6 0 पर, इसका नाम दिया हमने पी, और यही इसके निर्देशांक हैं, यानी एक्स का मान 6 और वाई का मान 0 है। ये इस तरह से आप ग्राफ में पूरी चीज़ लिखेंगे, एक्स वाई एक्स। अब इसमें एक चीज़ छूट गया, क्या समीकरण, तो पहले समीकरण क्या थी एक्स प्लस 3y बराबर 6, ये वाली। यहाँ लिख देंगे एक्स, या तो यहाँ लिख दो एक्स प्लस 3y बराबर 6, और दूसरी समीकरण थी 2x माइनस 3y बराबर 12, 2x माइनस 3y बराबर 12, ये हो गया आपका। इस तरह से आप कंप्लीट बन गया। अगर आप एक्स अक्ष इधर वाई अक्ष जरूर लिखें, पॉइंट पे डिनोट कर दें, ये ए बी सी डी, यहाँ पर हल्का से इंजेक्ट करके ऐसा राउंड कर देंगे, अच्छा लगेगा ये। इस तरह से आपको इसका अगर आपका सवाल करना है, ये था आपका सवाल नंबर 16। अब देखिए सवाल नंबर 17। 17 में क्या है आपको दिया हुआ, ये 17वां है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है, बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए। ये भी 3.2 का सवाल है आपका। 17वां सवाल है, देखो इसमें 17वें सवाल में आपको सबसे पहले माना बाग की लंबाई, माना बाग की लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर। अब प्रथम शर्त से, ये पहले क्या लिखा हुआ है सवाल में, तो प्रथम शर्त बोलेंगे, प्रथम शर्त से क्या आएगा, जो आपकी लंबाई है x यानी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई यानी x चौड़ाई y से 4 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ये बन गया समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त में क्या आ जाएगा, अर्ध परिमाप 36 है, तो परिमाप होता है 2x प्लस वाई, यानी 2 लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट में, इसका मतलब होता है परिमाप। अब ये कह रहा है अर्ध परिमाप, तो इसमें 2 का भाग दे देंगे, ये अर्ध परिमाप होगा, ये आपका है लिखा हुआ 36 के बराबर है। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, x प्लस वाई बराबर 36। अब यहाँ पे क्या करना है, एक्स की जगह y प्लस 4 रख देना है। एक्स की जगह क्या रखा, y प्लस 4 प्लस वाई
बराबर 36, वाई वाई हो गया 2y, 36 से 4 गया आपके 32 और y बराबर आ गया 16। तो आपका भाग गया ना इधर 32 में 16, y आ गया समीकरण 1 से। आप यहाँ पे y का मान रख दीजिए 16 4 20। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या आ जाएगा आपका y बराबर x बराबर सॉरी y का मान आया था हमारे, हाँ y x बराबर y प्लस 4, 16 प्लस 4 और ये हो गया 20। तो लास्ट में आंसर बहुत अच्छी तरह से मात्रक सहित लिखेंगे। आता है लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर, ये हो गया आपका। ठीक, और ये था आपका सवाल नंबर 17। अब 18 सवाल में देखिए, ये पहले भी आ चुका है, आप हल्का सा देख लीजिए। इसमें 4052 और 12576 का एचसीएफ निकालना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ये आपको हो गया 18वां। तो इसमें छोटी संख्या है 4052 और बड़ी संख्या 12576। अब देखो इसमें आपको मालूम है भाग देंगे। एक पहले गया 3 बार में, 4 3 12, 3 बार में जाएगा तो आपका आ जाएगा 6 और 5 और 3 1 और 4 3 12, ये हो गया। घटा के आ गया आपका ये 420। इसका भाग फिर इसमें दिया। ऐसा कब तक देते हैं जब तक भाग पूरा ना चला जाए। फिर क्या 4052 कितने बच जाएगा, 4 8 4 36 9 0 9 दूना क्या 18 9 36 और 1 37, ये आ गया। घटा के ये आ गया। फिर इसका भाग इसमें देंगे तो आपका जाएगा 420। ये भी एक बार जाएगा 272, 10 में से 2 गया 8, 11 में 7 गया 4 और 3 में 2 गया 1। इसका भाग फिर इसमें देंगे 272, 148 एकम 148, 12 में 8 के 4 और 2 1। इसका भाग फिर इसमें देंगे 148, 124 एकम 124 बचे 24। इसका भाग फिर इसमें देंगे 124 में, तो 124 तीन के 24 3 4 बार आएगा, 4 बार, 4 चौक 16, नहीं 5 बार, सॉरी 5 बार जाएगा। ये जाएगा 5 बार, 5 चौक 20, 5 10 11 12, 4 आ गया। और 4 का भाग फिर इसमें दिया 4 6 24। अब भाग पूरा पूरा चला गया, शेष 0 आ गया। तो जब शेषफल 0 होता है उस समय एचसीएफ जो होगा वही आपका क्या होगा, उस समय जो भाजक होगा वही एचसीएफ होगा। तो सीधा लिखेंगे आप एचसीएफ बराबर 4। हालांकि इसको आप बिल्कुल, ये तो रफ का काम है, आप फेयर में क्या दिखाएंगे, भाज्य बराबर, आप ये दिखाएंगे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। आप पिछले 2009 के वीडियो देख रहे हो, उसमें ये सवाल करा रखा है। इस तरह से करना होता है ये, मतलब ये रफ का काम है, इसको फेयर में से दिखाना है। ठीक है, ये हो गया आपका 18वां सवाल। अब देखिए सवाल नंबर 19 पे 2 सवाल और देख लीजिए बस केवल। इसमें एक और है, ये देखो अथवा में, ये तो आपका जरूर आना है इस बार में, इस टाइप का, क्योंकि ये आपके इस साल कोर्स में नहीं है, इस साल इस साल यानी कोरोना काल के वजह से ये आएगा। तो इसको देखो ज़रा, बहुत आसान है भी। अथवा में तो 3√2 अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। तो हम क्या लिखेंगे, अथवा का पार्ट है ये, माना क्या आपका 3√2 परिमेय संख्या, इसको पहला परिमेय मानेंगे, परिमेय संख्या है। तो इसे पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए 3√2 बराबर पी अपॉन क्यू, ये लिख लिया। इस वाले में स्क्वायर नहीं करते, ध्यान रखना। ठीक, यहाँ लिख देंगे जहाँ पी और क्यू लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, क्यू क्यू अभाज्य संख्या है, ये होगी, ये भाज्य संख्या होगी। अब इसमें स्क्वायर नहीं करते, ध्यान रखना। इधर रूट के साथ जो भी नंबर गुणा में है लिखा हुआ भाग में या जोड़ घटा में, उसको हम इधर लाएंगे दाएं पक्ष में। लो लिया इधर, देखो 3 क्यू हो गया।
अब हम क्या लिखेंगे, पी अपॉन क्यू एक परिमेय संख्या है, पी अपॉन 3q भी परिमेय संख्या होगी। तो चूंकि पी अपॉन क्यू परिमेय संख्या है, अतः पी अपॉन 3q भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है। अब ये तो आपने बोल दिया परिमेय है, लेकिन रूट टू तो हर कोई जानता है अपरिमेय है, परंतु यह सर्वमान्य है, परंतु यह सर्वमान्य है कि रूट टू अपरिमेय संख्या है। अब क्या लिखेंगे, यह विरोधाभास हमें हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त होता है। थोड़ा जल्दी में लिखो, राइटिंग पर आप ध्यान मत देना, आप समझे कि आपको ये लैंग्वेज लिखनी है। कारण प्राप्त होता है कि क्या, 3√2 परिमेय संख्या। हमने ये कल्पना की थी, हमने ये माना था, जो कि गलत सिद्ध हो गया। हमने परिमेय माना था, परिमेय संख्या है, अतः सिद्ध होता है कि 3√2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो 18 तक की देख लीजिए, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी नहीं तो। बाकी इसके 19 से और आपके क्वेश्चन नंबर 30 तक को देखने के लिए आप अगली वीडियो ज़रूर देखें और इससे संबंधित सूत्र आप ज़रूर याद करें।